और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। भारत ने जापान को, जी हां, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐतिहासिक मकाम हासिल कर लिया है। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सुब्रमण्यम ने कहा कि अब अगले 3 सालों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर भारत पहुंच जाएगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत का डंका एक बार फिर से पूरी दुनिया में बजने लगा है। भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। इस बात की जानकारी नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने दी। सुब्रमण्यम ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के बाद ये बातें कही। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दूरदर्शिता के साथ देश में पिछले 11 वर्षों से विकास कार्य हुए हैं, ये उसी का नतीजा है। The country is at a takeoff stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. The Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision documents at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. जिस दूरअंदेशी के साथ पिछले 10-11 वर्षों से एक योजनाबद्ध तरीके के साथ भारत एक विकास यात्रा पर निकला है, ये उसी का परिणाम। देखते ही देखते हम टॉप 5 में आए, अब 4 में, और धीरे धीरे उस अव्वल दर्जे में जिसका नाम 2047 का भारत होगा, जिसे हम विकसित भारत भी कहते हैं। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही इकोनॉमी के मामले में भारत से आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में कहा था कि 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 4187.017 अरब डॉलर हो जाएगी। वहीं जापान की जीडीपी का आकार 4186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। आईएमएफ के मुताबिक 2025 में अमेरिका 30,507.217 अरब डॉलर के आकार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं चीन 19,231.705 अरब डॉलर के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 2-2.5 सालों में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और आने वाले समय में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस उपलब्धि के पीछे जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है जनसांख्यिकीय लाभांश। जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि युवाओं का जो कंट्रीब्यूशन होता है अर्थव्यवस्था में, उसको देखा जाता है और उसमें भारत निरंतर ही बहुत अच्छा कर रहा है। और आने वाले समय बताया जा रहा है कि इसका जो योगदान प्राथमिक क्षेत्र हो या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो या सर्विस क्षेत्र हो, उसमें हमेशा से ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक दृष्टिकोण से मजबूती से आगे बढ़ रही है और आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है। भारत की ये उपलब्धि न केवल वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को सुदृढ़ करती है, बल्कि विदेशी निवेश और आर्थिक स्थिरता के लिए भी सकारात्मक संकेत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अब भारत बन गया है। ये अब बातें निकलकर सामने आ गई हैं कि वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर कोई देश है तो वो भारत है और हमने जापान को पीछे छोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। और इसलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए समझना और जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, मोटे अक्षरों में हमने क्या लिखा है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है। और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आखिर कैसे बना भारत, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे भारत चौथे पायदान पर पहुंचा है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिससे कि शॉर्ट फॉर्म में हमने आईएमएफ लिखा है, आईएमएफ की बीते महीने अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ की है, ये भारत की नहीं है, आईएमएफ की रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि जापान को पीछे छोड़कर अब भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ये आईएमएफ की जो बीते महीने अप्रैल 2025 की रिपोर्ट आई है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 4.187 ट्रिलियन डॉलर की है। 4.187 ट्रिलियन डॉलर की भारत की नॉमिनल जीडीपी जो है वो इस वक्त की है। वहीं
क्योंकि जापान से हम आगे आए हैं। तो जापान की कितनी है? जापान के अनुमानित जीडीपी जो है वो 4.186 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि हमसे वो पीछे अब चला गया है। भारत उससे अब आगे निकल चुका है, इसलिए भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी हो गई है। और इसमें कारण क्या कुछ फैक्टर्स रहे, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जो मजबूत डोमेस्टिक जो डिमांड्स हैं हमारी आपकी तरफ से, जो हम उपभोग करते हैं वस्तुएं, तो मजबूत घरेलू मांग ये सबसे बड़ा कारण। अनुकूल जनसांख्यिकीय रुझान ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और गवर्नमेंट की तरफ से जो नीतिगत सुधार किए गए बीते वर्षों में, ये तमाम फैक्टर्स भारत को चौथी इकॉनमी बनाने के लिए उसको सपोर्ट करने का काम किया। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। ये भी इस बात का जिक्र आईएमएफ की उस रिपोर्ट में किया गया कि भारत की जो इकॉनमी है वो 6 से 7% की जो ग्रोथ रेट है उससे लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और वहीं जापान की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल ट्रेड टेंशन जो इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, ट्रेड टेंशन, टैरिफ वॉर, ये और पॉलिसी चेंज के कारण काफी नुकसान हुआ। वहां की सरकार जो फैसले ली, उन फैसलों ने वहां की इकोनॉमी को, वहां के मार्केट को सपोर्ट नहीं किया। और साथ ही साथ जो ग्लोबल एक टेंशन चल रहा है टैरिफ वॉर को लेकर, इन दोनों वजहों से जापान को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन अमेरिका, चीन और जर्मनी अभी हमसे आगे हैं। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से फिलहाल आगे हैं। हम अब जापान को पीछे छोड़कर चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। अब हमारा जो अगला सवाल है आपके लिए कि ये जो चौथी इकॉनमी बनी उसका ग्लोबल सिनेरियो पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, पूरे वैश्विक फलक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैश्विक प्रभाव में भारत की बढ़ोतरी होगी। जो वैश्विक वर्ल्ड जो एक ऑर्डर है उसमें अब भारत का जो दम है वो काफी बढ़ जाएगा। G20 और IMF में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम्स हैं G20 और IMF, इसमें भी भारत का दबदबा काफी बढ़ेगा, क्योंकि अब ये फोर्थ इकॉनमी बन चुका है। जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें काफी वृद्धि देखी जाएगी। जो निवेशक हैं वो आएंगे और भारत में काफी मात्रा में निवेश करेंगे। ये कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ जो इंडो पैसिफिक है, भारत प्रशांत, उसमें भी स्थिरता को काफी बढ़ावा मिलेगा। अगर आपकी इकॉनमी काफी मजबूत है तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट बाकी जगहों पर भी पड़ता है। तो उसमें ये कुछ अहम वजह हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में हम और भी आगे बढ़ेंगे। जो अभी जो दूसरे नेता हैं उन नेताओं की कतार में भी भारत खड़ा हो पाएगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में काफी हम आगे बढ़ जाएंगे। 2028 तक कहा गया है कि जर्मनी को पछाड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। अब ये देखिए, हमने जापान को तो पीछे किया ही, 2028 तक ये भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि जर्मनी को पछाड़कर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये भी कहा गया है। अब है कि क्या भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाएगा। तो IMF के मुताबिक 2028 तक भारत बन सकता है तीसरी बड़ी इकोनॉमी, ये IMF ने कह दिया है। जर्मनी 4.9 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी को छोड़ सकता है पीछे। जर्मनी की जो अभी है वो 4.9 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की जीडीपी 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो आप समझिए कि जर्मनी को भी हम अब पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। 2028 तक 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है भारत की नजर से। तो हम कहीं ना कहीं जर्मनी से काफी आगे चले जाएंगे। लेकिन जो तीन सबसे बड़े इकॉनमी है, अमेरिका 30.57, देखिए चीन 19.231 ट्रिलियन डॉलर ही भारत से फिर आगे रह पाएगा। तो हमसे फिर दो इकॉनमी जो हैं अमेरिका और चीन, वो ही आगे रह पाएंगे। हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। अब इस बढ़ोतरी का आम लोगों पर, हमारे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी सवाल है। तो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से नए रोजगार के जो मौके हैं वो सृजित होंगे। इसके अलावा तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी काफी अवसर मिलेंगे, अवसर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ बढ़ती जीडीपी और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में काफी सुधार होगा देश में। तो ये कुछ अहम चीजें निकलकर सामने आएंगी। उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग, जो डिमांड है, वो भी काफी बढ़ने का काम किया जाएगा। तो ये आम लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और लगातार हम बता रहे हैं किस तरह से हम इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आर्थिक पत्रकार हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी। शिशिर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और जैसे कि हमने विस्तार से बताया कि क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से हम अभी फोर्थ में हैं, फिर थर्ड पे पहुंच जाएंगे, लेकिन आज हम फोर्थ की ही बात करें तो ये जो एक बदलाव आया नीतिगत फैसलों की वजह से और ग्लोबल जो हमारा जो डिमांड्स है उसकी वजह से, भारत अब फोर्थ पोजीशन पे आ गया है जापान को पीछे छोड़कर। कितनी बड़ी अचीवमेंट इसे आप मानते हैं भारत के दृष्टिकोण से?
से आपने जितना कुछ कह दिया उसके बाद बताने को मेरे पास बहुत कुछ है नहीं। फिर भी सर आप लेकिन तो फिर भी विशेषज्ञ हैं। दो आप बातें जी। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक है जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। चूंकि अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं, जी। कुछ ऐसी चीजें बात करना यहाँ पर जरूरी है जो आगे की दशा दिशा के बारे में बताएगा। और रोस्टो की जो थ्योरी है उसमें 5 स्टेज बताए गए हैं। जैसा कि कल का जो आपने सुब्रमण्यम साहब का जो आपने कमेंट सुनाया था, उसमें उन्होंने कहा कि हम टेक ऑफ स्टेज पे आ गए हैं। रोस्टो की थ्योरी में पहला स्टेज जो है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, दूसरा है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ है, तीसरा है टेक ऑफ की कंडीशन है, फिर इसके बाद जो है वो है आपकी ड्राइव टू मेच्योरिटी, और उसके बाद एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। मैं आपको ये थ्योरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब अगला लक्ष्य हमारा $5 ट्रिलियन का है, जो कि 2027 का हमने लक्ष्य रखा है, 2027-2028 का। अब वहां पर जो आपका ये जो मेच्योरिटी वाला जो है और एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन है, वो वहां पर अमल में आएगा। और वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए इसमें मदद कर सकती हैं। जैसा कि देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं 3D, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोक्रेसी है, एक डिमांड है, जी। उसके साथ दो और डी जोड़ लीजिए। एक है आपका डाइवर्सिफाइड मार्केट है, और पांचवा जो है वो डिजिटल पेमेंट है। तो ये 5 डी मिल करके हम जो टेक ऑफ की स्टेज पे आए हैं, वहां से मेच्योरिटी पर पहुंचने में हमारी काफी मदद करेंगे। और फिर हम एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, जो कि विकास की उच्च स्थिति को दर्शाता है। तो जो 2027 या 2030 या 2033 और 2047 का जो लक्ष्य है, जी। उन लक्ष्यों को पूरा करने में ये मदद करेगा। माफी चाहेंगे चूंकि अर्थशास्त्र की कुछ एक थ्योरी का हमने जिक्र कर दिया, नहीं नहीं, बहुत लेकिन बढ़िया मुझे किया सर, लगा हमारे कि दर्शक समझ पाएंगे इन एक बातों लोगों को। की जानकारी के लिए बताना जरूरी था। लेकिन जिस 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 देश को सर हमने पीछे छोड़ा है, हमने जापान को पीछे छोड़कर इस अचीवमेंट को हासिल किया है, तो ऐसे में जापान की बात थोड़ी सी करनी ज़रूरी है। हमने कहा कि जो ट्रेड वॉर है, जो ट्रेड टेंशन है, वो एक फैक्टर रहा, और दूसरा जो जो उनकी घरेलू नीतिगत जो फैसले थे, ये कहीं ना कहीं दो फैक्टर्स उनको अफेक्ट किया। भारत को भी इन बातों को काफ़ी ध्यान में रखना होगा, चूंकि ट्रेड वॉर कहीं ना कहीं भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन हमारी नीतियां, डोमेस्टिक पॉलिसीज काफ़ी मजबूत हैं। ऐसे में भारत किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है? हाल के दिनों में एक मूडीज की रिपोर्ट आई, और मूडीज की रिपोर्ट ने कहा कि जो टैरिफ का टेंशन है वो हमारे ऊपर थोड़ा कम असर डालेगा। क्यों? उसकी वजह क्या बताई उन्होंने? उन्होंने कहा हमारी जो डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू नीतियां हैं, घरेलू बाजार और घरेलू मांग, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे विकास की दशा दिशा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जापान का आपने जिक्र किया कि निश्चित तौर पर कई परिस्थितियां उनके विपरीत रही हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जापान के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है, एडवांटेज क्या है, कि वो तकनीक के मामले में दुनिया के कई देशों से काफी आगे हैं। तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि उस तकनीक के बीच में हम उनसे कैसे मुकाबला करें, क्योंकि हमारे और उनके बीच का अंतर 0.1 का है, बहुत। जी। 4.176 और बिल्कुल। 4.186 है। तो ये जो 0.1 का अंतर है, 0.001 का अंतर है, इसको पाटने में समय नहीं लग सकता। लेकिन जो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, जो मैंने कहा कि हमारी जो घरेलू नीतियां हैं, वो हमारे लिए काफी मददगार साबित होती। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। और ये हमारे लिए इस रफ्तार को बढ़ाने में, जहां पर जर्मनी की बात है जो 4.9 के लगभग में है, उसको बीट करने में हमें काफी मदद करेगा। एक्सपोर्ट, चूंकि देखिए कल भी नीति आयोग की मीटिंग हुई और उसमें इस बात पे जोर दिया गया पीएम की तरफ से कि तमाम जो स्टेट्स हैं वो एक्सपोर्ट पे ध्यान दें। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अब समय आ गया कि स्टेट्स भी इसमें अपना रोल प्ले करें। ऐसे में हम फोर्थ हैं, थर्ड पे जाना चाह रहे हैं, स्टेट्स का रोल, एक्सपोर्ट का रोल भारत की तरफ से कैसे आप देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम विकास की जब बात करते हैं ना, तो विकास कोई भारत की विकास नहीं है, बल्कि भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, इनका संयोग है। तो वो उसमें से हर प्रदेश को आगे बढ़ना जरूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि एक क्षेत्र में 3 राज्य या 4 राज्य आगे बढ़ गए और उससे विकास की गाड़ी आगे बढ़ गई, ये सही नहीं होगा। 28 राज्यों में एक समावेशी विकास की अवधारणा हो, और वो तभी संभव होगा जब राज्यों के बीच विकास को लेकर के प्रतिस्पर्धा हो। एक अच्छी बात जो हमने हाल के दिनों में देखी है कि निवेश जुटाने से लेकर के और विकास की रफ्तार बढ़ाने को लेकर के राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। ये राज्यों के लिए भी एक बेहतर है, और बाकी जो पीछे हैं
उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब इस तरह के फेडरल स्ट्रक्चर में, जब इस तरीके की एक टीम इंडिया के कंसेप्ट में राज्यों को ये आग्रह किया जाता है कि आप अपने स्तर पर भी सोचें कि विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कैसे करना है, तो उस राज्य के लिए भी फायदेमंद है। ये ना सोचे कि देश की हम लोग बात कर रहे हैं, उस राज्य से ही तो विकास की गाड़ी देश बिल्कुल, तक पहुंचेगी। तो बिल्कुल। अगर राज्य आगे बढ़ रहा है तो उसका फायदा तो निश्चित तौर पर पहले राज्य को मिलेगा, फिर पूरे देश को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सर एक आखिरी में सवाल कि ये जो ग्रोथ रेट है, ये जो एक हमने अभी 4th पोजीशन हासिल किया है, ये सस्टेन रहे, बहुत दिनों तक रहे और फिर हम 3rd पोजीशन पर जाएं, 2nd पे जाएं, ये जो सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है उसको हम कैसे रिटेन करके रख सकते हैं? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हम नए बाजार की तलाश करें, क्योंकि अभी हमारे लिए एक बड़ी समस्या क्या हो रही है कि हम जब निर्यात को देख रहे हैं वहां पर हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं तो नए बाजार में आपको ज्यादा से ज्यादा पैठ बनानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो सामान आप तैयार करें उसकी लागत कम हो। नंबर 3, उस सामान की लागत को कम करने में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो। नंबर 4, जो बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ आने को तैयार हों, उनके लिए हम और कैसे बेहतर माहौल तैयार कर सके। और नंबर 5 जो सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्यों के बीच में देसी विदेशी निवेश को लुभाने के लिए एक सिंगल विंडो की व्यवस्था हो। तो ये पंचसूत्री कार्यक्रम लेकर के अगर हम चलें तो हमें लगता है कि ये जो तीसरे दूसरे ये जो पायदान की बात है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ पाते हैं और सस्टेन कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए सर, समय इतना ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया श्रेयसी से हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही आसान शब्दों में हमारे इन बातों को समझाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे भारत की तरफ से जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है